नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में एक अफ्रीकी नागरिक पर हमले और उसकी जान जाने के बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। अफ्रीकी देशों के राजदूतों ने इस पर कड़ा विरोध भी जताया था और कहा कि ऐसे माहौल को देखते हुए वो अफ्रीकी छात्रों को सलाह देंगे कि फिलहाल वो भारत पढ़ने ना आए। आज हो रहे अफ्रीका डे समारोह पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि इन देशों के राजदूतों ने इसके बॉयकॉट की घोषणा कर दी थी। लेकिन फिलहाल विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद मामला कुछ बेहतर होता नजर आ रहा है। ज़्यादातर देशों ने अपनी सहमति दी है और इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन ये सवाल बाकी है कि भारत में रंगभेद को लेकर आखिर रवैया क्या है। क्या हम ये भी मानने को तैयार हैं कि भारत में रेसिज्म यानी रंगभेद जैसी कोई चीज़ मौजूद है। साथ ही चर्चा इस बात पर भी करेगी कि आखिर इस तरह के रवैये से भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि न सिर्फ भारत के बाहर के लोगों बल्कि भारत के अंदर भी जो दूर देश हैं, जो दूर प्रदेश हैं, नॉर्थ ईस्ट का हम जिक्र करें या दूसरे थोड़े अलग दिखने वाले जो भारतीय हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है भारत में। क्या इसको रंग भेद माना जा सकता है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ दो पूर्व राजदूत मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और साथ ही सुरेश के गोयल। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ सैयद जफ़र इस्लाम साहब मौजूद हैं और अनुभा यादव हैं, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, रंगभेद और ख़ासकर नारीवादी मुद्दों पर ख़ास नज़र रखती हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो उसे सामाजिक नज़रिए से किस तरह से देखेंगी। सबसे पहले सुरेश गोयल जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि खबर ये आ रही है फिलहाल कि कांगो में भारतीय नागरिकों पर हमला हो रहा है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि दुकानदार को उसकी दुकान से हटाकर, वहाँ 5-7 हज़ार के करीब जो हैं भारतीय रहते हैं, कि उसकी दुकान से हटाकर पीटने की कोशिश की गई। फिलहाल ताज़ा खबरें ये आ रही हैं कि दूसरे भारतीयों पर भी कांगो में हमला हो रहा है। मेरे ख्याल है जो हुआ है ये कांगो में कि हमले हुए हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपने बताया इसके बारे में मेरे को पहले खबर नहीं थी, लेकिन जो आपने बताया उससे मेरे को आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ है ये। उसकी दो वजह हैं कि पहली बात तो ये है कि जो कांगो के एक छात्र के ऊपर यहाँ पर हमला हुआ, उसका एक बड़ा लाजिम सा रिएक्शन होना था कि यहाँ पर उसके ऊपर हमला हुआ तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो कांगो में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन का ऑटोमेटिक टारगेट हिंदुस्तानी कम्युनिटी ही वहाँ पर रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि पता नहीं ये कहना एक पॉलिटिकल तौर से कितना उचित है या नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अफ्रीका में रहा हूँ, मैंने देखा है उसको वहाँ पर काफ़ी हद तक वहाँ के जो अफ्रीका के जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ के जो मूल नागरिक हैं, साउथ अफ्रीका को लेकर के भी जो भारतीयों के बारे में उनकी धारणा अब तो खैर काफ़ी, क्योंकि भारत एक इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आया है। 20 साल पहले तक भारतीयों के प्रति उनकी धारणा कोई खास अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं होने का क्या मतलब है, यानी कि जी, क्योंकि वो एक देखते थे कि भारतीय जो वहाँ पर रहा करते थे, साउथ अफ्रीका में भी, युगांडा में भी, उनके मन में भी एक नस्ल भेद और भारतीयों के लिए है, अफ्रीकन लोगों के लिए, क्योंकि वो जो लोग जहाँ से आए थे वो वहाँ पर अफ्रीका में रहते हुए भी जो वहाँ के मूल नागरिक हैं उनको थोड़ी सी निचली दृष्टि से देखा करते थे। तो जो रंग भेद और नस्ल भेद की हमारी जो भावना है वो खाली यही नहीं कि हिंदुस्तान में ही जाहिर होती हो, जहाँ हम बाहर गए हैं वहाँ पर भी रही है ये। और इसकी वजह से काफ़ी जो उनके जो मूल नागरिक हैं उनके मन में भारतीयों के प्रति कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक रोष सा, या कहें तो उसको एक बड़ा सा गुस्सा सा रहता था कि ये हमारे लिए ऐसे क्यों करते हैं। तो मुझे इसमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं हो रहा है आपको। जितेंद्र जी बताइए फिलहाल कि क्या भारतीय सरकार के पास ऐसा कोई तरीका है कि फिलहाल जो ये प्रतिक्रिया हो रही है कम से कम इसको रोका जा सके। हम ये जानते हैं कि हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जबकि भारत में अफ्रीका डे मनाया जा रहा है। उस सब के बावजूद कि प्रधानमंत्री के स्तर पर ट्वीट्स आए हैं आश्वासन देने के लिए, विदेश मंत्री ने खुद मुलाकात की है राजदूतों से, लेकिन उस सब के बावजूद भी प्रतिक्रिया जो है वो हमें दिख रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ये है कि सही ढंग से सूचना का प्रसारण। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। हम भारत में अफ्रीका के बारे में उतना नहीं जानते जितना शायद अफ्रीकन भारत के बारे में जानते हो, क्योंकि भारत एक बड़ी शक्ति है। लेकिन भारतीयों के मन में अफ्रीकियों के लिए क्या है,
इस चीज़ को देखने की और इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि हम रंगभेदी हैं भी और नहीं भी हैं, इसलिए कि आप देखिए भारतीय समाज में नॉर्थ ईस्ट के जो हैं उसको हम चाइनीज़ करार देते हैं, नॉर्थ में ही रहते हुए हम साउथ के लोगों को मद्रासी या मल्लू कह देते हैं। और ये चीज़ें मुझे ये देखने में आई कि ये चीज़ें साउथ इंडिया में उतनी नहीं जितनी नॉर्थ इंडिया में। और सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे अनुभव जी शायद इस बात से सहमत होंगी कि सबसे बड़ी रंगभेद की हमारी ये नीति है कि हमारे कहीं भी कितनी सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, कितने सारे क्रीम्स आते हैं गोरे होने के क्रीम, जैसे गोरे होना ही संसार में किसी लड़की के लिए, खासतौर से भारत में सबसे बड़ा। चलिए गहन तो हम इसका करेंगे, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ फिलहाल के डिप्लोमेटिक लेवल पर फिलहाल क्या किया जा सकता है? डिप्लोमेटिकली ये करना चाहिए कि पहले तो भारतीय जो भी एम्बेसीज हैं उनको लोगों को बुला करके, यूथ लीडर्स को यूनिवर्सिटीज़ में जा करके प्रोग्राम करके ये बताना चाहिए कि भारतीय जो हैं इतने बुरे नहीं हैं जितने आप समझ के रिएक्शन कर रहे हैं। और ये भी उनको दूसरी ओर ये भी बताना चाहिए यहाँ पर एम्बेसडर्स को और सबको बुला करके कि भारत उनके बारे में क्या सोचता है। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये इक्का दुक्का है, ये ऐसी नहीं कि मास। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्रॉस कल्चरल क्लासेस और उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि स्टीरियोटाइप्स घटें, जिससे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो ना समझी है, आपस में समझ की कमी है, वो बेहतर हो। लेकिन मैं सैयद ज़फ़र इस्लाम से ही जान लेती हूँ फिलहाल कि भारतीय सरकार क्या कर रही है इस वक्त। ज़फ़र इस्लाम साहब, ऐसे वक्त पे हम बात कर रहे हैं जहाँ के कांगो नेशनल पे हमला ज़रूर हुआ है और उसके बाद लगता है कि सरकार ने पूरे तरीके से हालात जो हैं अपने हाथ से बाहर निकाल दिए। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आई हैं उसके बाद से अब कांगो में भारतीय नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। नहीं, आपका स्टेटमेंट गलत है खानम जी, बिकॉज सरकार पूरी तरह से के हाथ में नियंत्रण में है और सरकार पूरी तरह से नजर रखी हुई है। देखिए, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, अभी हमारे सामने कोई नतीजा नहीं है। एक हफ्ता हो चुका है इस हमले को। नहीं, एक मिनट, आरिफा खानम साहब, आपका स्टेटमेंट मैं बिल्कुल सराह नहीं रहा हूँ, इसलिए कि वो स्टेटमेंट ही सरासर गलत है। देखिए, किसी भी मुल्क में इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन आप पूरे समाज को आप बोल दे के वो रेसिस्ट है या इस तरह के रेशियली मोटिवेटेड इंसिडेंट है, वो गलत है। या ये जरूर है कि हर समाज में 1-2% लोग ऐसे होते हैं। अब आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो ट्रम्प किस तरह की बातें कर रहा है, आपको उसको कंडेम करना चाहिए। आप देखिए अमेरिका में एक हमारे सिख भाई को किस तरह से वहां पर ट्रीट किया गया, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन सोसाइटी के बारे में कोई नहीं कहता। लेकिन इंडिया में कोई भी किसी भी तरह नहीं माने कि इंडिया में रेशियली मोटिवेटेड लोग हैं। इसलिए बोल सकता हूं कि वो जब अगर रेशियली मोटिवेटेड होते हैं तो पूरी सिविलाइज सोसाइटी जो है ना वो उस तरह से बिहेव करती है। लेकिन अगर समाज के 1% या कुछ फ्रैक्शन ऑफ परसेंट अगर जो आप इस तरह गूंस बोलते हैं जिसको, वो उस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, उसके लिए कोई नहीं। ज़फ़र साहब, ये तो समस्या का सबसे बड़ा भाग है कि ये स्वीकार्यता नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि भारत में रेसिज्म है। यही तो सबसे बड़ी समस्या का बड़ा हिस्सा तो यही है। आप अमेरिका का जिक्र करें, अमेरिका में कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है रेसिज्म। अच्छा है, बिकॉज रेसिज्म नहीं, हमारे यहाँ रेसिज्म नहीं है और इसको प्रोपेगेट करना भी सही नहीं। इसलिए कि आप देश में देखिए किस तरह के कितने अफ्रीकन स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, किस तरह का। बाकी अमेरिका में वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए हर दिन इंसिडेंट होते रहते हैं। एक इंसिडेंट को इस तरह से प्रोपेगेट करके पेंट करके पूरे हिंदुस्तान को आप बुरा कह दें, हिंदुस्तानी होकर रहते हो, सही नहीं है। यानी इसमें भी राष्ट्रवादी भावना है। चलिए फिलहाल त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। देखिए, राष्ट्रवादी भावना नहीं, बिल्कुल देखिए आप क्योंकि अम्बेसडर त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं। ज़फ़र साहब, मैं वापस आती हूँ। अमेरिका से तुलना करना एक तो उचित नहीं है, अफ्रीकन संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और मैं एम्बेसडर गोयल से पूरी तरह सहमत हूँ कि अफ्रीकी देशों में जहाँ जहाँ भारतीय बसें, NRI या माइग्रेंट कम्युनिटी ने जो वहाँ बसे हैं पीढ़ियों से, उनके मन में ये भावना कहीं है कि यहाँ के रहने वाले काले दिखने वाले लोग हमसे नीचे हैं। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है कि वहाँ ये लोग एक विशेष कम्युनिटी के लोग जो ईस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में बसे हैं, वो ये सोचते हैं, वो अनजाने में ही भले ही, लेकिन वो मोनरो डॉक्ट्रिन वो करते हैं कि ये जिस तरह से गोरों ने हमारे साथ व्यवहार किया था उस तरह से उनके साथ व्यवहार। अनुभव, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो सैयद ज़फ़र इस्लाम कह रहे हैं कि हम तो रेसिस्ट नहीं है, खामखा अपने ऊपर ये आरोप मढ़ने की क्या ज़रूरत है?
अरफा, जैसे आपने कहा कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो यही है कि हम मानने को तैयार नहीं है। अब शुरुआत तो तभी होगी, अब हमें ये 2014 में इंसिडेंट हुए, हर साल 3 या 4 इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी बेंगलोर में देखिए, आप बेंगलोर में अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं बेंगलोर वाले इंसिडेंट, इसी साल हुआ है, इसी साल हुआ है। अब हमें ये मानना पड़ेगा, पहले ये कहना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूइंग क्राइसिस है, अब ये इंसिडेंट्स नहीं है, दिस इज अ क्राइसिस एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट इट इज अ क्राइसिस एंड वी हैव टू रिएक्ट टू इट। सो द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट रेटरिक नहीं कर सकती कि ट्वीट कर दिया, बात कर ली, समझा दिया। अब इसके अलावा हमें कैंपेन करना पड़ेगा और मीडिया को भी कैंपेन करना पड़ेगा। इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है जो कह रहे हैं जफर साहब, इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है। आप देखिए ना, ये 2012 से अब तक 4 साल हो गए। मैं वापस आ रही हूँ जफर साहब, आपको पूरा मौका दूंगी जवाब देने का। आप अगर इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है, ये कंटिन्यूसली हो रहा है, कॉन्स्टेंटली, and they are very strategic attacks on a community which come from the African continent. तो अगर हम ये सोचते रहे तो ये आगे बढ़ सकता है, इट कैन बिकम अ बायलैटरल क्राइसिस। और मैं अनु भाई ये भी जानना चाहती हूँ कि ये हमला गोरों पे क्यों नहीं होता? अगर ये सिर्फ रेस का मामला है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ विदेशियों पर हमले का मामला है तो क्या कभी आपने ये भी सुना कि एक गोरे को पीट पीट कर मार दिया गया? नहीं, बट हम ये अरफा ये जानते हैं कि गोवा में जो हमारी विमेन टूरिस्ट जाती हैं, वो जब गोरी होती हैं उन्हें घूर डाला जाता है, वो भी रेसिज्म है। लेकिन इन्फीरियोरिटी नहीं है, ये सुपीरियरिटी की फीलिंग नहीं है कि तो वो दूसरा तरह का रेसिज्म है कि जनपद में जब आप एक गोरे इंसान को देखते हैं जो एक तरह के मतलब हम खास कपड़े पहनता है, हम उसको भी एक तरह से घूरते हैं हम, एंड दे फील अ सर्टेन काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये दूसरा तरह का वायलेंस है, दोनों वायलेंस है, बट दिस वायलेंस इज मोर बहुत ही घिनौनी तरह से बाहर आता है। या तो वो हमें समझना पड़ेगा और हमें ये मानना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ कि इस मोमेंट में हमें बोलने से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्टेट पे बहुत कुछ है। को इस बात को समझना होगा कि भारत में रंग भेद, रेसिज्म है, जिस बात से इनकार कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मैं तो ये कह रही हूँ कि ये ओनली कल्चरल इशू नहीं है, दिस इज एज मच एन इकोनॉमिक इशू। आपकी अगर आज की तारीख में आप अफ्रीकन डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, यू नो, एंड अक्टूबर 2015 में मोदी जी ने जो अपना इंडिया अफ्रीकन समिट किया था, वो कितने महीने हुए हैं उसको, उसमें आपने खुद बच्चों को 50,000 स्कॉलरशिप्स दी थी। या उन 50,000 स्कॉलरशिप्स में से 15% बच्चे जो आजकल इंडिया में पढ़ रहे हैं वो अफ्रीकन नेशन से हैं। चाइना इज कम्पीटिंग फॉर दो स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है चाइना उन बच्चों को नहीं चाहता, हायर एजुकेशन में बहुत पैसा है। तो आप ये कह रही हैं इकोनॉमी का भी एक हिस्सा है भारत में, कल्चरल इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री है दोनों कंट्रीज की। अपार्थाइड के अगेंस्ट हम साथ लड़े हैं, हम पुअर नेशंस हैं, हेल्थ में हम इतना काम साथ कर रहे हैं, तो हमको रेटरिक से बाहर जाना पड़ेगा। ये कंटिन्यूइंग क्राइसिस है, अब वी हैव टू टेक स्टेप्स। मैं ऐसे जफर के पास जाऊंगी, लेकिन गोयल जी जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता था यहाँ पर। जो जफर साहब ने कहा है, मैं उनका जो कंसर्न है मुझको समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं यूएन में काम कर चुका हूँ तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जो एक रेसिज्म का मुद्दा है उसके 2 पहलू हैं। एक तो सोशल पहलू है कि किसी भी समाज में, कोई भी समाज ऐसा नहीं है, चाहे यूएसए हो, चाहे इंडिया हो या अफ्रीका में कहीं हो, जहाँ पर कोई ना कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव हर जगह है, लेकिन चूंकि सब जगह होता है इसलिए सही नहीं हो जाता। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि भेदभाव होता है, लेकिन भेदभाव को अगर सरकार की तरफ से अपरोक्ष ही सही अगर कोई थोड़ी सी एक सपोर्ट मिलता है तो वो गलत हो जाता है। तो हमें जरूरी है कि सरकार समझे कि ये भेदभाव एक सामाजिक मुद्दा है और हम उस सामाजिक मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे जो मिनिस्टर स्टेट है वीके सिंह साहब ने, जैसे ये हुआ, वो अफ्रीकन राजदूतों से मिले, उनको बताया, ये काफ़ी अच्छा कदम था ये की, और करना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमें 2-3 चीज़ें करनी होंगी। एक तो अभी हमारे लिए अफ्रीका में अभी काफ़ी स्टीरियोटाइप्स हैं। हम देखते हैं अफ्रीका को फ्रॉम द डार्क एजेस, कि डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क पीपल, बैकवर्ड इकोनॉमी, ये सब है वो। तो जो कल्चरल एक कम्युनिकेशन, हर अफ्रीकन को ये मान लेना कि वो ड्रग पैडलर है, वो चोरी करने आया है, वो क्रिमिनल है, या वहाँ की जो औरतें हैं वो अवेलेबल हैं, या उनके मॉरल्स डाउन है, ये सब भी हमारे इंप्रेशंस रहते हैं। तो हमें करना ये होगा कि एक तो जो अभी का अफ्रीका है, एन इकोनॉमिकली रिसर्जेंट अफ्रीका, सोशली चेंजिंग अफ्रीका, जहाँ पर अब आप देखिए द नोबेल प्राइज विनर इज द प्रेसिडेंट इन द कंट्री। आप उनको सामने लाइए। वहाँ के जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं,
जो मेडिकल में काम हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। अब जैसे इकोनॉमिक इलेक्ट्रिकल ग्रिड, साउथ अफ्रीका कॉन्गो का जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सैयद ज़फ़र इस्लाम, मैं वापस आ जाती हूँ। सैयद ज़फ़र इस्लाम, ये बताइए कि यहाँ तीनों पैनलिस्ट की राय ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको लेकर स्वीकार्यता नहीं है कि भारत में रंग भेद है। क्या हर्ज है ये मान लेने में? चाहे ये इंसिडेंट ही सही। अनुभा यादव यहाँ कह रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, समाजशास्त्र को भी अच्छे तरीके से जानती हैं। वो ये कह रही हैं कि दरअसल अब ये इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं, ये बाकायदा इसको निरंतरता में देखना होगा। ये एक सामाजिक समस्या के तौर पर हमारे सामने खड़ा है, जिसके आर्थिक नतीजे हमें भुगतने पड़ सकते हैं, राजनीतिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, और अभी हम डिप्लोमेटिक जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस सरकार के बारे में कि हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी से इस तरह के इश्यूज़ को, जो कि जिसको आप रेशियली मोटिवेटेड कहते हैं, उस तरह के इश्यूज़ को बहुत मुस्तैदी से गौर फिक्र करके देख रही है और उसको एड्रेस कर रही है। और जो ये इंसिडेंट हुआ है उसको हम बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है। और जिस तरह का कमिटमेंट आपको हमारी सरकार ने देखा है, चाहे वो वीके सिंह साहब हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा जी हो, या फिर हमारे प्रधानमंत्री हो, सबकी तरफ से एक कमिटमेंट दिखा कि ये प्रॉब्लम के बारे में वो चिंतित हैं और इसे किसी भी तरह बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा कि कुछ अपने आप पे थोप लेना भी सही नहीं है कि हमारा पूरा समाज रेशियली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ पैनलिस्ट के आरिफ खानम साहब, आपसे भी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर जरा सा भी प्रॉब्लम है जिसकी चिंगारी भी अगर देखती है, तो हमारी सरकार बहुत कमिटेड है इस चीज के खत्म करने के लिए, ताकि ये चीज हमारे समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इसकी। और हमारा मुझे प्लान ऑफ एक्शन बताइए सैयद ज़फ़र साहब, बताइए क्या करने जा रही है सरकार अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। देखिए, सरकार आपने देखा जो कदम उठाए हमने, जिस लोगों ने अटैक किया था उसको और गिरफ्तार हो चुके हैं, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एक एग्जेम्पलरी जो एक्शन होगा, और उसकी वजह से जो फ्यूचर में इस तरह के गूंज जो इस तरह के काम करते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि कभी किसी विदेशी पे, चाहे वो कोई भी कंट्री का नागरिक हो, उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, बिटवीन अपने हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लोगों के भी आपस में जो कभी कभी तनाज़ा होता है, उस पर भी सरकार बहुत साफ तरह से काम करती है, ताकि लोगों के बीच में अमन का माहौल हो और इस तरह की गलतफहमी और बदउनवानियां ना हो। इस तरह की सरकार हमारी बहुत काम कर रही है उस पे। तो ये कहना कि रेसिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है इंडिया में, वैसा नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से समझते हैं इस बात को कि जो इसके आर्थिक खासकर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, क्या उसके लिए सरकार तैयार है? साफ तौर पर जो राजदूत है उन्होंने कह दिया कि फिलहाल भारत में ऐसा माहौल नहीं है कि अफ्रीकन जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ आ सकें। या मेहमान ये कह रहे हैं, बैठे हुए पैनलिस्ट, कि चीन जो है वो इस पर आंख लगाए हुए है कि भारत में जो एक रेवेन्यू का एक जरिया है वो भी शायद वापस वो ले ले। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको किस तरह से सरकार निपटेगी। जितेंद्र जी, ये बताइए कि जो अभी सैयद ज़फ़र कह रहे हैं, विदेश मंत्रालय का जो रुख है, जो उनका स्टैंड है, वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। उन्होंने भी ये कहा है कि सारी क्रिमिनल जो अटैक्स हैं उनको रेशियली मोटिवेटेड नहीं माना जाना चाहिए। इस पर जो डिप्लोमेट्स हैं, जो वहाँ के ऑनवॉयज़ हैं, उनका रिएक्शन भी आ चुका है। उनको प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये वाकई रेशियल है, ये भारतीय सरकार को मानना पड़ेगा। तो यानी इस स्वीकार्यता को लेकर भी, इसको लेकर भी मसला है। देखिए, मैं आज की करंट सरकार पे या पहले की सरकार पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि ये सरकारों का ही काम नहीं है, इससे आगे जाने का भी काम है। लेकिन ये पहली चीज, सरकार का काम मान लेना तो है। विदेश मंत्रालय जब ऑफिशियली ये कह रहा है कि ये क्रिमिनल मामला है, ये रेसिज्म का मामला नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि सरकारी सतह पर डील होना है? ये स्वीकार करनी होगी कि ये भले ही अभी आप क्रिमिनल मामला बता रहे हो, लेकिन ये किस दिशा में जा रहा है। जैसा अनुभा जी कह रही हैं, इन घटनाओं की निरंतरता ये दिखाती है कि अगर इसको अभी न चेक किया गया तो ये एक तरह से ओपनली हो जाएगा रंगभेद की नीति, और खुले तौर पे हो रहा है। बैंगलोर में देखिए, आज महिला के सरेआम कपड़े उतार लिए गए। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? और ये तो सिर्फ एक पब्लिक मैनिफेस्टेशन नजर आ रहा है, जो हमारे अंदर का बायस है, सिर्फ ये निकल के बाहर इस तरह आ रहा है। तो इसमें एक तो सरकार को चाहिए कि सरकार, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सरकार को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में अफ्रीका को एक कंटिनेंट के तौर पे उसके बारे में ज़्यादा बताएं। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के लोग अमेरिका और यूरोप के बारे में ज़्यादा बताते हैं या पढ़ते लिखते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि अफ्रीका में कल्चर अलग है, अफ्रीका में हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, सोशल एथोस अलग है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे इन्फीरियर है। नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि रंग के अलावा दरअसल ये मानना कि आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं या सामाजिक तौर पर जो हैं इनके मूल्य या इनके वैल्यूज जो हैं वो ठीक नहीं है, ये भी एक वजह है? नहीं, रंग के अलावा नहीं, वैल्यूज अलग है। हाँ, लेकिन अलग होने का मतलब कि हमसे कमतर है ये नहीं मानना चाहिए। ये चीज, ये जो मेंटल ब्लॉक है ये भी दूर करना होगा सरकार को ही। अनुभव, आपको क्या लगता है? इसका सामाजिक पहलू तो आपने बताया, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या किया जा सकता है? एक सरकार क्या कर सकती है इसको लेकर? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले ये मानना कि ये इट्स ऑल्सो पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, ये मानना कि हाँ ये अटैक्स रेसिस्ट थे, क्योंकि सरकार की इमेज का भी सवाल है। ये इसलिए भी मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इमेज भी दांव पर है। It's not a comfortable position for a government to say these attacks were racist. बट आप देखेंगे कि दुनिया भर में गवर्नमेंट से मान रही है। ऑस्ट्रेलिया में जब अटैक हुआ था इंडियंस पे, गवर्नमेंट ने डिनाई नहीं किया था कि ये रेसिस्ट अटैक हो सकता है। कनाडा इज वर्किंग वेरी हार्ड टू क्रिएट रेशियल हार्मनी। उनका प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टेंटली जाके क्लासरूम्स में इस पे बात करते हैं। अब जब इस तरह से सोशल हार्मनी को एंड सोशल इंक्लूजन को अगर आप प्राइम मिनिस्टर जाके बात करेंगे क्लासरूम में, आप तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ लेजिटिमाइजेशन मिलेगी ना प्रॉब्लम को। और ये बहुत ज़रूरी है, और ये हमें जानना, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, हमारे को मानना बहुत ज़रूरी है दैट ये अटैक्स आइसोलेटेड नहीं है। और ये इमेज खराब नहीं होती आपको लगता है ऐसा मान लेने से कि हाँ रेसिज्म है भारत में? मेरे हिसाब से ये अटैक्स अगर और बढ़ेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस, कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन चूंकि ऐसे वक्त में जबकि 21वीं सदी में भारत ये पोजीशन करने की अपने को कोशिश कर रहा है कि हम इस पूरे क्षेत्र के नेता हैं, एक तरह से रीजनल लीडर हैं, एक ब्रांड इंडिया, ऐसे में रेसिज्म की बात अगर सरकार ये कबूल कर लेती है तो क्या इस ब्रांड पे असर पड़ेगा? ब्रांड पे असर तो पड़ रहा है ऑलरेडी। दीज अटैक्स are making a difference. The boycott itself made a difference. अब हम at the moment जो बात कर रहे हैं अफ्रीका और हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है, Can I ask one question please? मेरे ख्याल में उस पर अफ्रीका हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है फोर्थ हम बायलैटरल ट्रेड में है, या सो इट इज इम्पोर्टेंट। कल्चरली हम बहुत सिमिलर कंट्रीज हैं। अफ्रीका, हम बोलते हैं अफ्रीका है, इट्स अ कॉन्टिनेंट विद वेरियस कल्चर्स। कोई एक देश का नाम नहीं, एक देश का नाम नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें करनी है, कोई बड़े काम नहीं करने हैं। बिकॉज आई थिंक ये रेस को समझना भी जरूरी है, डर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये जो गौज बीच में, ये जो खाई बीच में है, जिसमें हम उस जैसे बोला सर ने, हम समझ नहीं पा रहे हैं पूरी एक रेस को। आई थिंक ये इग्नोरेंस से भी बहुत कुछ हो रहा है। ये इग्नोरेंस हटानी बहुत जरूरी है। जी जी, जल्दी से हाँ। इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने कहा कि बड़े एक आपने अलार्मिस्ट सी सिचुएशन बताई है, इतना अलार्मिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। असर पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी भी अफ्रीका जानता है कि एट ए पॉलिटिकल लेवल भारत और अफ्रीका के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो हमें ट्रेड के मामले में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। हमें करना ये होगा कि एक भारत में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसमें कि अफ्रीका, मॉडर्न अफ्रीका के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाए, और उसमें यहाँ के जो राजदूत हैं अफ्रीका के, वो भी उसमें अपना कोऑपरेशन करेंगे। फिर और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं वो भी वीडियो याद दिलाना चाहूंगी जब एक अफ्रीकी छात्र ने, जब बेंगलोर में महिला पर हमला हुआ था, उसके बाद जब उसने भारत के लिए जिस तरह की प्रतिक्रिया दी थी, वो पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो गया था। कितनी बैड इमेज, जिस इमेज को बचाने के लिए हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भारत में रेसिज्म है, वो कितना ज़्यादा बड़ा धब्बा, बहुत बड़ा धक्का भारत की इमेज को पहुंचा होगा। सैयद ज़फ़र इस्लाम, ये बताइए कि अब आगे क्या होगा इस मुद्दे पर? पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके जो पैनलिस्ट हैं और आपकी जो ओपिनियन है, वो सिर्फ ये फोकस कर रही है कि भारत को ये स्वीकार करना चाहिए, कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ रेसिज्म है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रॉब्लम को एड्रेस करें या हमें ये अपने आप पर एक स्टिग्मा लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीमारी नहीं पहचानेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन कैसे देंगे? कहना चाहता हूँ, देखिए प्रॉब्लम नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रॉब्लम है और वो क्रिमिनल्स के द्वारा अगर की गई है, चाहे कि पूरा समाज, अगर हम भारतीय समाज को देखते हैं तो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप रेसिस्ट हैं? नहीं है। उसी तरह मैं नहीं हूँ और बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं, नहीं है। तो पूरा समाज रेसिस्ट नहीं है, तो जरूर एक फ्रैक्शन है। अगर वो फ्रैक्शन क्रिमिनल है और क्रिमिनल एक्ट इस तरह के हो रहे हैं, तो उसको कंटेन करने की जरूरत है, ना कि अपने आप पे एक स्टिग्मा लेके। और उसके बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और उस पर हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और हमारे संबंध जो है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। जब से हमारी सरकार आई है,
देखिए अफ्रीका समिट यहाँ हुआ, अफ्रीका डे यहाँ मनाया जा रहा है और सरकारें जो भी अफ्रीकन कंट्रीज है हमारे साथ क्लोज आई हैं, नजदीक आई हैं। ये इंसिडेंट जरूर है, उनका फर्ज है। चलिए उम्मीद हम ये करते हैं कि ये कलाम की तरह, एक अलर्ट की तरह सरकार के लिए काम आएगा कि जो राजदूत हैं अफ्रीकी देशों के, उन्होंने कम से कम इस बात की धमकी दी कि वो नहीं करेंगे। फिलहाल कम से कम वो मान गए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। फिलहाल ये माना जा सकता है कि कम से कम ये वो आखिरी घटना होगी जिसके बाद से सरकार जो है चेत जाएगी और ये सब मसले को एक समस्या की तरह कम से कम माना जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।